आ जाओ, हम बात करते हैं हिंदू लॉ की। सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हिंदू लॉ एक कैसा लॉ है। सबसे पहले क्वेश्चन क्या आता है, हिंदू लॉ कैसा लॉ है, ये कोडिफाइड लॉ है या अनकोडिफाइड लॉ है। तो मैं आपको बता दूं, हिंदू लॉ कोडिफाइड और अनकोडिफाइड दोनों लॉ है। ऐसे कैसे हो सकता है? तो पहले तो ये बताओ कोडिफाइड लॉ क्या होता है। तो लिखो, कोडिफाइड लॉ वो होता है जो कि सेक्शंस, नंबर्स या फिर आर्टिकल्स से चलता है। तो जिनके अंदर सेक्शंस दिए हुए हैं, कोई नंबरिंग दी हुई है, कोई आर्टिकल्स दिए थे, वो होता है हमारा कोडिफाइड लॉ। और जो थ्योरी जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ थ्योरी है, जैसे टॉट थ्योरी है, जैसे इंटरप्रिटेशन थ्योरी है, तो ठीक वैसे ही हिंदू लॉ दो पार्ट में डिवाइड है। जब आप हिंदू लॉ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे 2 पार्ट है। पहला आता है अनकोडिफाइड लॉ और दूसरा आता है कोडिफाइड लॉ। जब अनकोडिफाइड लॉ की बात करूँ तो उसमें क्या आता है और क्या वो आपके एग्जाम में आता है? बिल्कुल। जिसमें अनकोडिफाइड लॉ की बात करती हूँ उसमें आता है आपके पास क्या आता है? कर्ता। उसमें आपके पास आता है सोर्सेज, उसमें आपके पास आती है स्कूल्स, उसमें आपके पास आता है पार्टीशन, ठीक है। उसमें आपके पास आता है 3 डॉक्ट्राइन। कौन कौन से? पहला डॉक्ट्राइन फैक्टम वैलिड, दूसरा आता है दाम दुपट, ठीक है, और तीसरा आता है आपके पास पाइस लाइबिलिटी। तो ये सब आपको डायरेक्ट में नहीं मिलेगा, ये कहाँ मिलेगा? अनकोडिफाइड लॉ में। तो आता है फैक्टम वैलिड, दाम दुपट और तीसरा है पाइस लाइबिलिटी। तो हिंदू लॉ एक अनकोडिफाइड लॉ है जिसके अंदर ये सब चीज़ें देखने को मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू लॉ हमारा पर्सनल लॉ है और जब पर्सनल लॉ होता है तो कस्टम से चलता है और विदाउट कस्टम के लॉ नहीं बनता है, क्योंकि कस्टम ही धीरे धीरे आप कन्वर्ट होकर क्या बन जाता है? लॉ। ठीक वैसे जैसे कि इंटरनेशनल लॉ कहाँ से आया? कस्टम से ही होकर आया। तो हिंदू लॉ का एक पार्ट अनकोडिफाइड लॉ है जो कौन से एग्जाम में आता है? बिहार जुडिशरी में, यूपी जुडिशरी में, यूके जुडिशरी में, एडीजे के एग्जाम में, स्पेशली इनमें आता है। बाकी में मोस्ट ऑफ जो है हमारा कोडिफाइड लॉ आता है, डायरेक्ट आता है। ये भी 4 प्रकार के हैं। पहला आता है हिंदू मैरिज एक्ट 1955, दूसरा आता है हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, तीसरा आता है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 और चौथा है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदू कोडिफाइड लॉ में 4 एक्ट हैं। पहला एक्ट जो है वो 1955 का, बाकी 1956, 1956, 1956। अभी हाल ही में राजस्थान एडीजे का एग्जाम हुआ था और उसमें 1956 लिखा हुआ था हिंदू मैरिज एक्ट में। मेन एग्जाम में राजस्थान एडीजे में बहुत सारी टाइपिंग एरर थी। देखो प्री में तो आती है, इतना सारा प्री का होता है तो उसमें आना स्वाभाविक है, लेकिन मेन एग्जाम में टाइपिंग एरर होना ये अपने आप में बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसका मतलब आपको पता चला कि हिंदू लॉ 2 भागों में डिवाइड है। एक पार्ट हिंदू लॉ का है, वो किसकी बात करता है? अनकोडिफाइड लॉ जो थ्योरी है, और दूसरा आता है डायरेक्ट बेस यानी क्या बोलते हैं? कोडिफाइड। अब आता है आप इसके लिए क्या खरीदें, कैसे पढ़ें? बिल्कुल सही जवाब है आपका। तो इसके लिए आप बैरिक खरीदें, फॉर द पर्पज ऑफ दिस, इसके लिए आप बैरिक खरीदें। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कर सकते हैं, 2 किताबें आती है मार्केट में। एक आता है यूपीडी केसरी जो आती है हिंदी मीडियम के लिए, यूपीडी केसरी जो आती है हिंदी मीडियम के लिए, और दूसरी आती पारस दीवान जो आती है इंग्लिश मीडियम के लिए। तो आप पारस दीवान ले लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले, यूपीडी केसरी लीजिए हिंदी मीडियम वाले। अब आता क्या बैरिक लाए? देखिए जनरली जो आपकी पारस दीवान की बुक होगी या फिर आपके यूपीडी केसरी की जो बुक होगी उसके अंदर आपके बैरिक आते हैं, लेकिन ये है कि वो जो बुक है वो अभी की है या नहीं, 2025 के या 2026 के है नहीं, क्योंकि 5 दिन बाद 2026 आ जाएगा हमारा, ठीक है। अगर वो नहीं हुई तो फ़ायदा हो जाएगा, डायरेक्ट उसी में आता है तो काम हो जाएगा। यदि वो पुराना एडिशन हुआ, क्योंकि बुक्स बार बार पब्लिश नहीं होती है, यदि हमारे जो पुराना एडिशन है तो आपको नया बैरिक लाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अमेंडमेंट हो गए हैं इसलिए लाना है। नहीं तो उसी बुक के अंदर पीछे देखना कहीं आपको दिख जाएगा या इंडेक्स देखना आपको आपका डायरेक्ट दिख जाएगा, ओके। अब चलते हैं हिंदू लॉ सबसे ईजी लॉ है, सारे एडीजे एग्जाम आता है, ऐसा कोई एडीजे एग्जाम नहीं जहाँ हिंदू लॉ नहीं आता एमपी को छोड़ करके, छत्तीसगढ़ को छोड़ दो। बाकी तो देखो आप पंजाब में चले जाओ, हरियाणा में चले जाओ, आप क्या बोलते हैं राजस्थान में चले जाओ, दिल्ली में चले जाओ, आंध्र प्रदेश में चले जाओ, वेस्ट बंगाल में चले जाओ, सॉरी क्या बोलते हैं, हाँ वीबी, वेस्ट बंगाल में चलो, उड़ीसा में, सब जगह आता है।
सिवाय एमपी और छत्तीसगढ़, उनके ना लोअर जुडिशियरी में ना हायर जुडिशियरी, पता नहीं उनको चाहिए ही नहीं। वो कहते हैं हिंदू लॉ हमें, हमारा मैटर आते ही नहीं, अभी वो सीधे लोग हैं, उनके अभी हिंदू मैरिज के मैटर नहीं आते, है ना। चलिए, तो अब आपका क्लियर हो गया दीपंती कि कोडिफाई और अनकोडिफाई लॉ का। दीपंती क्लियर? ओके, तो अब आपको है मेरे पास, लेकिन 2011 की बैरेट इतनी पुरानी बैरक कहाँ से लेकर आई तुम? कॉलेज के टाइम की होगी। मैंने तो मतलब सारी बुक्स जो यूज की थी वो कभी निकाला, और ये सब तो ऐसे ही रखी हुई थी। चलो कोई नहीं, तुम देखना अपनी पारस दीवान की बुक में मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दे देना, नहीं तो फिर अलग से ले आना डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदू लॉ के अंदर हम बात करें तो पहले हम ये वाला लॉ पढ़ेंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट पढ़ोगे तो डर जाओगे ये क्या है। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जब ये पढ़ के आप यूज टू हो जाओगे हिंदू लॉ के, फिर हम हिंदू लॉ के सोर्सेज स्कूल पढ़ेंगे। वैसे हिंदू लॉ की स्कूल कितने होती है? 2 होती है, आप सबको पता है, एक दाया भाग और एक पिताक्षरा। कॉलेज में सबने पढ़ रखा है, लेकिन वो जब पढ़ा था उस समय भी लगता है क्या है, याद करके लिख देते हैं। कोई बात नहीं, हम अपनी इस क्लास में डिटेल उसको स्टडी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे हिंदू, सबसे पहले पढ़ेंगे हिंदू मैरिज एक्ट, क्योंकि हम सबको एक ही चीज़ पसंद है, शादी। और शादी में नए नए कपड़े पहनना, तैयार होना हम सबको अच्छा लगता है। एक वक्त था जब 21 साल की उम्र में शादी होती थी, 19 साल की उम्र में शादी होती थी, इवन तो 17 साल की उम्र में भी शादी होती थी या होती है। अब वो बाल विवाह एक अलग बात है, 16 साल की उम्र में शादी। तो उस समय उस लड़की को क्या फ़ायदा था, वो शादी है, 3 दिन उसके हैं, वो सुंदर सुंदर तैयार होगी और वो उस चीज़ में खुश होती थी कि यस यस मेरी शादी है, 3 दिन मेरे अच्छी अच्छी मेहंदी लगाऊंगी। जब 32 की उम्र में शादी करते तो टेंशन रहती है, अरे यार फटाफट एक ही दिन में निवेड़ो ना, क्या करना है, मेरा काम बाकी पड़ा है। जो जॉब करती है या जिसको पढ़ना उसको लगता है फटाफट काम निवेड़ो ना, तो मुझे लगता है शादी कर लेनी चाहिए जल्दी जल्दी, वो ज़्यादा बढ़िया है। वो कर करा के आप निवड़ जाओ, बढ़िया टबरी वबरी पैदा कर दो, देन अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। नहीं तो हमेशा एक डर रहता है, अरे यार अभी फैमिली प्लानिंग बाकी है, शादी हो गई, जज नहीं बन पाते तो लगता है नहीं 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 यार अब क्या करें, बच्चा पैदा भी नहीं कर सकते, अभी मेरे सपने हैं। तो मुझे लगता है कि वो दिन ज़्यादा बढ़िया थे जब हमारी शादी 18 से 21 के बीच में हो जाती थी, और मैं तो वो कर लेनी चाहिए जब शादी करनी है। तो यदि नहीं करनी है तो फिर टेंशन फ्री रह जाओ। तो हम सबका जब सबसे फेवरेट है वो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है। और अभी जैसे मैंने कहा राजस्थान एडीजी के अंदर था हिंदू मैरिज एक्ट, मतलब इस चारों को मिला के बहुत सारे क्वेश्चन आए, लगभग 6 क्वेश्चन आए थे या 7 क्वेश्चन आए थे, क्योंकि ये सेकंड पेपर में था। और मेरे सब में पूरे मुझसे पूरे में से पूरे नंबर मिले, जो कि मैं अपने स्टूडेंट जो क्लास वाले उनको मैं बताऊंगी। आपको गौरी मैडम शानदार नंबर आए, मतलब पूरा डायरेक्ट ही पूछा, हालांकि हमारे ये भी है हमारे कोर्स में राजस्थान एडीजी में, बट उन्होंने इसी को ही प्रायोरिटी दी, मतलब पूछा ही नहीं उसमें से, तो बड़ा मजा आता है। तो चलिए सबसे पहले हम चलते हैं हिंदू मैरिज एक्ट की तरफ। तो हम सबका फेवरेट शादी में चलना है। अब तो शायद शादियाँ कंप्लीट हो गई, अभी जनवरी में फिर से स्टार्ट हो जाएगी। तो आ जाइए, द हिंदू मैरिज एक्ट कब का है? 1955। इस क्लास में मैं आपको ना ये तो कराऊंगी, जैसे हिंदू में जो खत्म होगा ना कुछ क्वेश्चन पेपर दूंगी मैं, जिसमें हम वो भी करेंगे क्वेश्चन, जिसमें ना क्या बोलते हैं प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, घुमा घुमा के सवाल देते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि घुमा घुमा के सवाल जिसको प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन के तो साथ साथ ही हमारे हो जाए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन तो वैसे भी एडीजे में सब डायरेक्ट, एक सिंगल क्वेश्चन राजस्थान एडीजे 2024 में घुमा के नहीं आया। तो वो डिपेंड ऑन योर सिचुएशन ना, डेस्टिनी उस दिन पेपर में क्या आता है। बाकी लास्ट टाइम जब राजस्थान एडीजे का एग्जाम हुआ था ना, मैं 2021 वाला, तो समझ ही नहीं आया था आंसर क्या लिखा है, ऐसे हिंदू लोग के क्वेश्चन हुआ करते थे। एक्ट नंबर कितना है भाई इसका? अब तो कुछ भी पूछ लेते एग्जाम में, याद रखना, ये तो याद हो ही जाएगा, 25, 55 का 25, 55 का सामान 25 में मिल रहा है, ठीक है। टोटल चैप्टर कितने, फटाफट लिखना स्टार्ट करेंगे। टोटल चैप्टर हैं आपके 6, टोटल सेक्शन है आपके 30। एक्सटेंड कहाँ पर है? लिखो होल ऑफ इंडिया में। आपको पता है हिंदू लॉ इंडिया के बाहर भी लागू होता है? बीएनएस भी इंडिया के बाहर भी लागू होता है, बीएनएस यस। करप्शन एक्ट भी इंडिया के बाहर भी लागू होता है। ये ऐसे कैसे एक्ट है? यस। और कौन सा एक्ट है हमारे एनडीपीएस एक्ट भी है, इंडिया के बाहर भी लागू होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा परिचय क्या हमारा पीछा छोड़ती है? नहीं ना। ठीक वैसे ही हमारे कानून भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। जहाँ जहाँ सिटीजन जाएगा, या हिंदू लॉ की बात करें, जो जो हिंदू ना इंडिया के बाहर जाएगा उनके साथ उनका कानून जाता है। तो आप आउट ऑफ इंडिया जाके किसी का मर्डर करोगे तो भी भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। आप भारत के नागरिक हैं, भारत के सिटीजन हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5(2), कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल कहाँ से कहा तक है सिटीजनशिप? रिपंती
कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 5 to 11। यस, तो 5 to 11 में जो सिटीजन में आता है वो जहाँ जहाँ जाएगा कानून उसके साथ साथ चलेगा, इसलिए हिंदू लॉ इंडिया के बाहर भी अप्लाई होता है ना सर। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। उसके बाद आता है ये होल ऑफ इंडिया में कब अप्लाई हुआ, पहले नहीं था, तो लिखो ये 31 अक्टूबर 2019 से अप्लाई हुआ था। देन आता है इसकी कमेंसमेंट डेट और सिग्नेचर डेट्स एक ही है, तो वो लिख दीजिए 18 मई, 18 मई, बड़ी अटपटी डेट है 1955। जनरली आप कोई भी कानून पढ़ते हो ना तो आप देखते हो कमेंसमेंट डेट अलग होती है, एनफोर्समेंट डेट अलग होती है। अभी लास्ट टाइम हमने एक पढ़ा था लास्ट क्लास में इंडिसेंट एक्ट, उसकी तो 3 डेट याद रखनी पड़ती है, सिग्नेचर डेट अलग है, उसकी नोटिस की पब्लिकेशन की डेट अलग है और उसके कमेंसमेंट डेट अलग है, और एग्जाम में तीनों में से कोई भी पूछ लेते हैं। तो प्री के एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, जहाँ से आपका बैरेक्ट स्टार्ट होता है वहाँ से लेके जहाँ बैरेक्ट खत्म होता है वहाँ, तो कोई चीज़ प्री के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वेरी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट हाँ मेन के एग्जाम में प्रायोरिटी मिलती है, इंपॉर्टेंट और वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ें ही आती हैं। अब चलते हैं हमारे पास वही सबसे पहले सेक्शन चैप्टर नंबर 1, सभी जने लिखेंगे प्रीलिमिनरी। जो भी कानून पढ़ते हो तो सबसे पहले क्या आता है, प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक। अगर ये नहीं हो तो आप लॉ समझ ही नहीं पाओगे, इसलिए इसका होना जरूरी है। जब आप सेक्शन 1, 2 का 4 देखेंगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कोई शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट होता है, आपको पता है। लेकिन जब सेक्शन 2 डेफिनेशन में जाओगे तब आपको पता चलेगा कस्टम और यूजेस क्या होते हैं, सपिंडा क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है। चलो मैं आपसे पूछ लूँ, व्हाट इज द सपिंडा? स्मृति, ये सपिंडा क्या होता है बेटा? सपिंडा क्या होता है? सपिंडा ऐसे एक वर्ड दिया तेरे, नहीं आए तो नहीं आए, कोई इशू नहीं है, बट ऐसे पूछो सपिंडा क्या होता है? यस मैम, वो 7th जनरेशन तक 7 पीढ़ी है ना? नहीं 7 पीढ़ी नहीं है अब हमारे। अब माँ की तरफ से 3 पीढ़ी होती है, पिता की तरफ से 4 पीढ़ी होती है, और वो भी कहाँ, सपिंडा में नहीं, वो होता है एग्नेट और कॉग्नेट। ठीक है, वो कहाँ पढ़ेंगे हम, एग्नेट और कॉग्नेट में पढ़ेंगे। ओके, फिर आता है आपके पास, हम बात करते हैं मीनाक्षी मैम, आप बताएंगे प्रोहिबिशन से क्या होता है, प्रोहिबिशन क्या होता है, प्रोहिबिशन मैरिज। मैम प्रोहिबिटेड बोल रही है? हाँ हाँ, वही प्रोहिबिटेड वाला। मैम जैसे सेम गोत्र में शादी नहीं करना, ये जो गलत जवाब, आप सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं, पहले सवाल गलत हो गया आपका। यस, सेम गोत्र में शादी। हाँ देखो सेक्शन कहता है हमारा, ये देखो ये प्री का सवाल कई बार आया बस 29, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 29 क्लियर कहता है आप सेम गोत्र में शादी कर सकते हैं, बट आप प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। पता है कैसे? सेम गोत्र का मतलब क्या, मैं माहेश्वरी हूँ, शरद माहेश्वरी है, ठीक है, और हमारी गोत्र भी एक जैसी है, क्या बोलते हैं उसको, अब मुझे गोत्र का नहीं पता, जैसे शरद की प्लांस है, माहेश्वरी की पता नहीं, तो इसमें फिर भी शादी वैलिड होती है। लेकिन ये कानून कहता है कि आप अपने भाई की पत्नी से शादी नहीं कर सकते, ठीक है, आप अपने भाई की बेटी से शादी नहीं कर सकते। बाकी 7 पीढ़ी ऐसा नहीं होता, गोत्र में शादी कर सकते। तो आप निकालो सेक्शन 29 निकालो, मैं आपको बताती हूँ। 29 का पहला लाइन ही यही लिखा, और ये कई बार एग्जाम में आता है, बच्चा गड़बड़ करता ही करता है। 29 के अंदर ये देखो लिखा हुआ ना आपका, अब मेरी सोलेमनाइज्ड, ये देखो सबसे लास्ट अगर आपके पास डिग्लोट है तो देखो गोत्र शब्द, एक ही गोत्र प्रवर के हैं और विभिन्न धार्मिक जातियों धर्मों में है तो कर सकते हैं। मिला? गोत्र इंग्लिश में लिखा, देखो लास्ट के 2 लाइन देखो, गोत्र और, हाँ, तो आप सेम गोत्र में शादी कर सकते, वैलिड है, बट आप प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में शादी नहीं कर सकते। और प्रोहिबिशन रिलेशनशिप में क्या है, चाचा भतीजी शादी नहीं कर सकते, मामा भांजी शादी नहीं कर सकते, वो आ जाता है आपके प्रोहिबिशन के अंदर। 2 भाई के बच्चे शादी नहीं कर सकते, 2 बहनों के बच्चे शादी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए डेफिनेशन क्लोज बनाई। अब आप समझ गए डेफिनेशन क्लोज का क्यों मतलब है, क्योंकि आप जब अभी तो ठीक है, आप में से कई लोगों को पता है लॉ करके आए हो, अगर कोई बच्चा पहली बार LLB करने जा रहा है 5 ईयर लॉ या 3, उसको क्या पता ये सपिंडा क्या होता है, उसको क्या पता ये प्रोहिबिशन क्या होता है, इसलिए डेफिनेशन। तो किसी भी कानून को पढ़ोगे तो उस कानून का शॉर्ट टाइटल हर जगह मिलेगा, सिवाय एक के जिसका सबसे लास्ट में। कौन सा ऐसा कानून है जिसका शॉर्ट टाइटल सबसे लास्ट में दिया हुआ है, ये बताएगी संदीप। संदीप, ऐसा कौन सा कानून है जिसका डेफिनेशन क्लोज सबसे लास्ट में दिया हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन। यस, उसका शॉर्ट टाइटल, हाँ शॉर्ट टाइटल कहाँ से कौन सा आर्टिकल में? शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट, हाँ, उसके बाद कमेंसमेंट 394, ठीक है। हाँ, अब आता तीसरा सवाल, मैं एक और सवाल पूछूंगी, ये यूट्रिन ब्लड क्या होता है, ये क्या बोलते हैं आपके, यूट्रिन ब्लड हो गया, फुल ब्लड क्या होता है, हाफ ब्लड क्या होता है, प्रिया बताएगी।
प्रिया फुल ब्लड, हाफ ब्लड और यूट्रिन ब्लड, ये क्या होता है? हिंदी में कहते हैं एकोदर, सहोदर, एकोदर, सहोदर और तीसरा सग्गा, सौतेला। ममता, ये क्या होता है? सग्गा, सौतेला। अपन जोधपुर वाले तो बहुत करते हैं ममता, हमारा सग्गो भाई है, हमारा सौतेलो भाई है, हमारी सग्गी माँ तो माँ है, ये सौतेली माँ है ममता? अपने यहाँ तो सौतेली माँ नहीं है, अपने आप में एक है ना, जीवन का सबसे खतरनाक जीवन कपल है सच्ची में, स्टेप मदर जिसे बोलते हैं। और बाहर तो नॉर्मल है, चलता है, वहाँ ऐसा कोई इशू नहीं है। अपने यहाँ आ गई हो तो बच्चा गया काम से। तो बताइए सग्गा भाई बहन क्या होता है? तो आप समझ तो आ गया, मतलब कैसे? बताएगी, मुंह से बताएगी, और तो कैसे बताएगी? जैसे देखो सब सगा तो मतलब जिसमें सगे भाई बहन हो गए, और सगे मतलब जिसके माता पिता सेम हो, ठीक है, ओके। हाँ, फिर सौतेला जिसकी माँ से हम और पिता अलग। गलत, जिसके पिता सेम हो माँ अलग अलग हो। जैसे पहले वाली माँ मर गई, दूसरी माँ आ गई, तो फिर पहले वाला बच्चा इसका क्या हो जाएगा? सौतेला। अब तो जमाने और बदल गए, पहले तो माँ मरती थी तब सौतेली माँ, अब तो माँ भाग मतलब दो क्या बोलते हैं, अब तो कोई और लड़का पसंद आ जाता है। मैं तो आज एक स्टोरी पढ़ के सरप्राइज हो गई। एक परिवार कहीं घूमने गया था, बाद में पता चला कि उसकी पत्नी ने ही मार दिया उस लड़के को, जबकि इतनी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हुआ करता था छोरा, हंसी खुशी परिवार था, पैसा था, कोई कमी नहीं थी। लड़की खुद अपना काम करती थी, पार्लर चलाती थी, लड़का काम करता था। मतलब मैं वो स्टोरी पढ़ के तंग आ गई। मैं ओह माय गॉड, सेटल परिवार, 2 बच्चे, और पत्नी ने पति को मार दिया। तो आजकल ज़माना बदल गया। तो सौतेली माँ पहले कब आती थी? पहली माँ मरती तो दूसरी आती। तो सौतेला बच्चा हुआ जिसके पिता से में माएँ अलग अलग है, ठीक है। तीसरा एक वर्ड आता है बेटा यहाँ पे, हिंदी में बोलते हैं सहोदर और इंग्लिश में बोलते हैं यूट्रिन ब्लड। तो ये कौन है? ये कौन सा टावरी है? और ये डेफिनेशन आई है एडीजी के एग्जाम में, अभी राजस्थान एडीजी के एग्जाम में शॉर्ट नोट में डेफिनेशन आई है। ममता, ये कौन होता है भाई? सहोदर। मैम पता नहीं। पता है चलो, मीनाक्षी मैम का हो गया, स्मृति का हो गया, प्रिया बोलोगे? नहीं तो दीपंती के पास चलते हैं। दीपंती, यस मैम। ये कौन होता है यूट्रिन ब्लड? मैम एक तो आपने बोला कि सहोदर वाला जो सेम ब्लड वाले जो होते हैं, मतलब सेम माता पिता के एक बच्चे। हाफ ब्लड हो गया कि फादर सेम है, माँ नहीं है, माँ डिफरेंट हो गई उस बच्चे की। और यूनिलैटरल में माँ एक है और फादर डिफरेंट है। यस, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अब हमारे यहाँ पे जो विधवा पुनर्विवाह होने लग गया है, डाइवोर्सी का रीमैरिज होने लगा है। ये अच्छी प्रथा है, क्योंकि एक महिला पूरा जीवन ऐसे कैसे बिता सकती है? तो उसकी दूसरी शादी करना बिल्कुल सही है, क्योंकि हम एक महिला के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकते ना। वेरी गुड। तो ये सब तो इसलिए डेफिनेशन क्लोज मैंडेटरी हो जाता है किसी भी कानून के लिए, क्योंकि वो आपको समझाता है ये है क्या, और उसी टर्म को आपको यूज़ करना है, ठीक है। आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2। जब हम हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ते हैं तो हमारे चैप्टर 2 ही हमारे लिए मेन होता है, और इसी से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। लिखिए चैप्टर नंबर 2 कहता है हिंदू मैरिज कौन कौन शादी करेगा? आप में से स्मृति शादी बाकी ना बेटा अभी तुम्हारी? हिंदू विवाह। अब इतना मस्त क्वेश्चन आया एग्जाम में, आरजेएस के एग्जाम में। तो एक बच्ची मेरे पास बैठी थी, तो मैं तो ना चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे। हिंदू मैरिज में आया था सप्तपदी किसे कहते हैं, तो मैं तो चारों ऑप्शन भी नहीं पढ़े थे, क्योंकि मुझे तो पता था सप्तपदी जिसमें 7 पद होते हैं। अब उस बच्ची ने मुझे कि मैडम वो जिसमें उसमें ऑप्शन में था कि 4 फेरे आगे 3 फेरे पीछे, या 4 फेरे लड़की लेगी 3, और मैंने ऑप्शन ही नहीं पढ़ा। मैंने कही कहा, क्योंकि जब आपको इतना याद है कि 4 ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, तो मैंने कहा ये क्या पूछ रही है, मुझे तो समझे। मैंने उसको कहा ये सब छोड़, जहाँ 7 पद लिखे हैं वो आंसर है, क्योंकि आप सोचो ऑप्शन ही नहीं देखने की जरूरत पड़ी। तो चैप्टर नंबर 2 आपको समझाएगा हिंदू मैरिज क्या होता है। सेक्शन 5 कहता है हिंदू मैरिज की कंडीशन है कुछ, वो कंडीशन फुलफिल करनी जरूरत है। जैसे कि एक सवाल पूछती हूँ स्मृति से। स्मृति, एक बाल विवाह होता है, लड़का 14 साल का और लड़की 11 साल की, शादी हो गई। ये शादी का नेचर कैसा होगा? ये वैलिड होगा, वॉइड होगा, इनवैलिड होगा, इरेगुलर होगा, कैसी होगी ये शादी? ये इंटरव्यू का सवाल है। वॉइड मैरिज होगी, ओके। आगे चलते हैं ममता के पास। ममता, ये शादी कैसी होगी? लड़का 14 साल का, लड़की 11 साल की। और ममता, अपने जोधपुर में तो थाली में बिठा के भी शादियां हो जाती थी, होती थी ना एक जमाने में, बाल विवाह। तो ये बाल विवाह कैसा होता है? ए वैध होता है, बी अवैध होता है, सी शून्य होता है, डी शून्य करणी होता है। कैसा होता है ये विवाह? शून्य करणी होता है, ठीक है। तो संदीप, क्या ये दोनों सही कह रही है? तुम आंसर बदलोगे। एक ने कहा वॉइड, एक ने कहा वॉइडेबल। संदीप, एक कहता है वॉइड और दूसरा कहता है वॉइडेबल।
वोइडेबल होगा। चलो आगे चलते हैं। मीनाक्षी मैम क्या ये तीनों सही कह रही है? आप अपना कुछ और नया इनवैलिड या इरेगुलर यूज करना चाहेंगे या फिर वैलिड यूज करना चाहेंगे? वोइडेबल होगा। ओके दीपंती, आपको क्या लगता है, फाइनल लॉक कर दिया जाए या आंसर चेंज किया जाए या 50-50? ओह माय गॉड। प्रिया, क्या आप कुछ अपना सजेशन देना चाहेंगे या मैं अपना आंसर दूं? प्रिया, आप अपना माइक खुद से ऑन कर सकते हैं बेटा, या माइक ऑन करना आपके हाथ में है? ओके, तो आज मैं आपको बता दूं, शादी तो शादी है, एक बार हो गई सो हो गई, वो बदलेगी तलाक से। इट्स मीन लिखो, ये इंटरव्यू का सवाल है, अभी झारखंड इंटरव्यू में भी पूछा गया था, एडीजे के एग्जाम में, तो लिखो वॉइड या वॉइडेबल नहीं होती, मैरिज इज अ मैरिज, तो लिखो बाल विवाह है तो भी वैलिड ही माना जाएगा। हाँ, ये बात अलग है कि वो पनिशेबल होता है। अब आप कहेंगे मैडम आप ऐसे कैसे कह सकती हो? बताती हूँ, इसके पीछे भी बताती हूँ। जब हम सेक्शन 5 पढ़ते हैं तो सेक्शन 5 के साथ हम सेक्शन नंबर 11 पढ़ते हैं और सेक्शन नंबर 12 पढ़ते हैं। तो 5 की 5 कंडीशन है, 1 2 3 4 5। कंडीशन नंबर 1 4 और 5 इसके पास है, ये कंडीशन नंबरिंग से याद करनी पड़ेगी, ध्यान रखना, ठीक है। और कंडीशन नंबर 2 इसके पास है, यानी जो कंडीशन 3 है वो बाहर बच गई, ठीक है। वो ना तो वॉइड में आता है 11 में और ना ही वॉइडेबल में आता है 12 में, वो बच गया। इट्स मीन क्योंकि शादी तो शादी है भाई, शादी को आप नकार नहीं सकते सिवाय आपके डाइवोर्स के। और डाइवोर्स क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है, कहाँ पढ़ते हैं। और शादी क्या है? कंक्लूसिव प्रूफ है, कहाँ पढ़ते हैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 35 में। मैं इंडियन एविडेंस एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ अब इस क्लास में, किसकी बात कर रही हूँ मैं? भारतीय साक्ष्य अधिनियम सेक्शन नंबर 35। याद आया कुछ दीपंती? सेक्शन 35 कुछ याद आया कि नहीं आया? याद आया? तो सेक्शन 35 क्या कहता है? तो सेक्शन 35 कहता है कि जब एक बार आपका मैट्रिमोनियल की बात हम करते हैं और उस पर अगर मैरिज सर्टिफिकेट बन जाता है या डाइवोर्स सर्टिफिकेट आ जाता है तो दैट इज अ कंक्लूसिव प्रूफ। क्या आप शादीशुदा है, सर्टिफिकेट बताता है, तलाक हो गया तो आपके पास डाइवोर्सी का रिजर्वेशन है। ओके, तो लिख लो, आज के बाद याद आएगा। 90% बच्चे इस चीज़ को गलत बताते हैं क्योंकि उनको लगता है बाल विवाह यार, तो याद रखना बाल विवाह वैलिड होते हैं नंबर 1, बट वो पनिशेबल होते हैं नंबर 2। और इसी बाल विवाह में आपके पास तीसरा एक राइट और है, और वो राइट क्या है? वो राइट यह है, सिर्फ लड़की के लिए, लड़के के लिए नहीं, कि अगर किसी लड़की की शादी बिलो 15 ईयर्स होती है, 15 साल से कम की उम्र में होती है, तो 18 ईयर्स के अंदर अंदर वो, मतलब 15 से 18 से होने से उसके अंदर अंदर वो शादी को क्या कर सकती है? कैंसिल करवा सकती है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है कि वो शादी को कैंसिल करा सकती है? ये बात लिखी हुई है सेक्शन नंबर 13 सब सेक्शन 2 के अंदर। तो ये सिर्फ लड़की को राइट है, लड़के को भी नहीं है। सिर्फ लड़की को इसलिए दिया गया है कि भाई हो सकता है उसकी बिना उसकी मर्जी की गई। क्यों भाई? लड़कों को भी राइट मिलना चाहिए ना? गलत बात है, ये दोनों को होना चाहिए, दोनों का बाल विवाह हो भाई, दोनों को ही राइट मिलना चाहिए। पर ठीक है, और आपको पता है जिस बच्चे का बाल विवाह होता है वो बच्चा कैसा बच्चा माना जाता है? ये ममता को पता है। ममता, जिस बच्चे का बाल विवाह हो रहा है वो बच्चे का कैसा बच्चा माना जाएगा? ए, वो कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ वाला बच्चा, विधि का उल्लंघन करने वाला बच्चा माना जाएगा। दूसरा केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा, देख रेख वाला बच्चा माना जाएगा। तीसरा उपेक्षित बच्चा माना जाएगा, नेग्लेक्टेड पर्सन माना जाएगा। और डी, वो एक अडल्ट बच्चा माना जाएगा, वयस्क बच्चा माना जाएगा। ममता, तुमने पढ़ा है बेटा इसको कि जिस बच्चे का बाल विवाह हो रहा है वो बच्चा कैसा माना जाएगा? 2 मिनट ले ले, 1 मिनट क्या, 2 मिनट ले ले। संदीप, आपने भी पढ़ा बेटा, वो बच्चा कैसा बच्चा माना जाएगा? मैम देश की आवश्यकता वाला। यस, कहाँ पढ़ा? जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में मैम, वो लास्ट में। यस, कौन सी डेफिनेशन थी ये भी तुम्हें पता है? सेक्शन नंबर 2 क्लोज 14 केयर एंड प्रोटेक्शन वाला बच्चा। तो सेक्शन नंबर 2 क्लोज 14 का सब सेक्शन क्लोज नंबर 12 थे ना उसमें? हाँ, तो देखो ये सब प्री के सवाल है, जो पढ़ लिया वो रटा हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखना। लिख दो, जिस जिसके कोर्स में जे एक्ट है वो लिख लीजिए।
इस बच्चे साथ में याद रहेगा, ये चीज़ें बार बार करने से याद होती है। देखो सेक्शन नंबर 2 का 14 का 12 नंबर, ठीक है। चलिए वापस चले। ओके, तो चैप्टर नंबर 1 कहता है कि मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी 1 2 का 4। चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं आपका हिंदू में सेक्शन 5 to 8। अब शादी हो गई, ठीक है। शादी होते ही फिर क्या करना पड़ेगा, लड़ाई स्टार्ट। हाँ, यदि पंथी जब तक शादी नहीं, नो लड़ाई। शादी के बाद भगवान हमें एक लड़ने वाला आदमी भेज देता कि इसके साथ लड़ो, दुनिया में किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तो आता आपके पास चैप्टर नंबर 3, रेस्टिट्यूशन। लड़ाई हुई, कोर्ट कहता है भाई ऐसे मत करो, वापस साथ साथ रह जाओ तुम। तो देखो, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन। हिंदी वाले आप लिखो, दाम्पत्य अधिकारों की पुनः प्रतिस्थापना पृथक्करण। दाम्पत्य अधिकारों का प्रतिस्थापन और पृथक्करण। सेक्शन नंबर 9 to 10, पहले को फिर समझाती हूँ क्या है ये। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है, और साथ में आता है आपके पास जुडिशियल सेपरेशन। ये वर्ड है ना, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पति और पत्नी, पति ने पत्नी को, पत्नी ने पति को, हस्बैंड ने वाइफ को और वाइफ ने हस्बैंड को विदाउट किसी रीजन के अपने से दूर कर दिया है, सोसाइटी से दूर कर दिया है। तो जिसको दूर किया गया वो भगवा कोर्ट के पास जाएगा। जैसा मैं मेरे पति के साथ रहना चाहती हूँ बट मेरा पति मुझे अपने पास नहीं रख रहा है, तो वो जाके जो पेटिशन लगाती है, यहाँ पे जो याचिका लगती है उसे पेटिशन बोलते हैं, बाकी जगह पे एप्लीकेशन बोलते हैं। सीपीसी पढ़ोगे तो एप्लीकेशन है, उसी एप्लीकेशन के यहाँ पे पेटिशन। तो वो जाके पेटिशन जगह पेटिशन करती, मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ सर, या पति कहता सर मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, तो उससे बोलते हैं रेस्टिट्यूशन कॉन्जुगल राइट्स, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैडम को जबरदस्ती थोड़ी है, बात तो तुम्हारी सही है, कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि हमें साथ ही रहना पड़ेगा। तो क्या हमारा आर्टिकल 14 का वायलेशन है? बिल्कुल वायलेशन है। भाई आप जबरदस्ती किसी को कह सकते हैं इसके साथ ही रहना पड़ेगा, नहीं पसंद आया, नहीं समझ में आया, तो इस मैटर में कोर्ट कहती है क्या कि भैया अगर सोसाइटी में पीसफुली जीना है, समाज में शांति बनाए रखना है और समाज के साथ जीना है, तो पति पत्नी को गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है, तुम्हारी शादी, तुम्हें साथ रहना पड़ेगा। और यहाँ पे तुम्हारा आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं हो रहा है। और ये सब आपने कॉलेज में पढ़ा, एक फेमस केस आपने कॉलेज में पढ़ा था, और केस का नाम है सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा। अभी नहीं लिखना है, जब मैं डिटेल पढ़ाऊंगी, अभी तो सिर्फ और भी बता रही हूँ इस कानून का, ताकि पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, तो ये लिखाऊंगी। तो सरोज रानी वर्सेस सुदर्शन कुमार चड्ढा के अंदर कहा कि आर्टिकल 14 का वायलेशन नहीं है, और समाज और सोसाइटी को हमें पीसफुली अगर सर्वाइव करना समाज और सोसाइटी में, तो भैया कॉन्जुगल राइट्स का जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं करता है। और कोर्ट ऑर्डर दे सकती है कि हस्बैंड ने लगाई तो पत्नी को कहे पति के साथ रखे जाए, और पत्नी लगाई तो पति से कहेंगे इनको अपने साथ रखो। और इन द केस ऑर्डर आ गया मेरे फेवर में, शर्त से अपनी पत्नी के साथ, और शर्त नहीं आता है तो मेरे पास अगला राइट क्या है? सीपीसी। यस दीपंती, सीपीसी में कहाँ रखा पढ़ा था कि कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री का एग्जीक्यूशन करवाया जा सकता है? कहाँ पढ़ा था? एग्जाम में सवाल आता है आजकल प्री में और मेन में, तो याद रखना इसका भी एग्जीक्यूशन होता है। और कहाँ होता है पता है? लिखो, सीपीसी ऑर्डर नंबर 21, रूल नंबर 32 एंड रूल नंबर 33। क्या होता है कि जब कभी भी कोई ऑर्डर पास किया जाता है आपके लिए, यहाँ पे ऑर्डर मिलता है, डिक्री ऑर्डर ना, तो यहाँ पे ऑर्डर भी मिलता है, डिक्री मिलती है, तो किसी चीज़ को करने के लिए कहते हैं तो ऑर्डर है। लेकिन डाइवोर्स पे आपको राइट मिलता है तो डिक्री है। तो जहाँ राइट क्रिएट होता है वहाँ डिक्री मिलती है। मगर मेरे पास डाइवोर्स की डिक्री आ गई, कॉन्जुगल राइट्स का ऑर्डर आ गया, ठीक है, ओके। तो आर्टिकल ऑर्डर 21, क्योंकि एग्जीक्यूशन ऑर्डर डिक्री दोनों का 21 में होता है, ओके। तो 21 रूल नंबर 32 कहता है कि यदि जो भी सामने वाला पार्टी, वो कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ को भी हो सकता है, दोनों के लिए इक्वल चलता है। तो उसमें लिखा है कि अगर मान लीजिए कोर्ट ने वाइफ को कहा, वाइफ की फेवर में दिया ऑर्डर, और पति से कहा तुम्हें अपनी पत्नी के साथ रहना, पति नहीं रहता है, तो पति के अगेंस्ट एग्जीक्यूशन जब करने जाते हैं
तो उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है। हाँ, उसको जेल नहीं भेजेंगे बट उसकी प्रॉपर्टी का अटैचमेंट हो सकता है। तो अभी इन दिनों ऑर्डर 21 रूल 32 और 33 से क्वेश्चन आते हैं। तो चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रारंभिक प्रिलिमिनरी 1 टू का 4, और चैप्टर नंबर 2 कहता है मैं हूँ हिंदू मैरिज 5 से 8। चैप्टर 3 कहता है पति पति में हुआ झगड़ा, कंजुगल राइट्स के लिए आए। फिर एक वर्ड आया जुडिशियल सेपरेशन। ये क्या है भाई, ये जुडिशियल सेपरेशन क्या हुआ? जुडिशियल सेपरेशन वही है जैसे कि डाइवोर्स, दोनों के सेम टू सेम ग्राउंड है, बट बस एक ही अंतर है कि अगर एक बार तलाक हो गया तो अब वापस साथ रहना है तो शादी करनी पड़ेगी, फिर से जीवन करना पड़ेगा, फिर से हमें बुलाना पड़ेगा, फिर लिफाफा देंगे। वो जरूरी नहीं, मैं तो मजाक कर रही हूँ, शादी दोबारा करनी पड़ती है। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन में एक ही फायदा है, आपका सेपरेशन हो गया, आपको विद इन 1 ईयर में जब भी लगता है वापस साथ रह सकते हैं। क्योंकि हम साथ रहते हैं तो हमें एक दूसरे की अच्छाएं समझ नहीं आती, जब हम दूर जाते हैं तब एक दूसरे की अच्छाएं समझ में आती। आपने एक चीज़ नोट की अपने जीवन में, जब भी कोई बंदा मर जाता है, वो जीते जी हमें 100 कमियाँ दिखती है, मरने के बाद आप देखना उस बंदे की जो कमियाँ है वो आपको दिमाग में नहीं आती है, आपके टंग पे ही नहीं आती, याद ही नहीं आती, आपको सिर्फ उसकी अच्छाएं याद आएगी। आप सोचना भी चाहोगे उसने क्या बुरा किया, आपको नहीं आएगा। कभी देखना, कभी कोई ऐसा हुआ आपके, जैसे मेरे पिताजी गए तो कई बार मैं सोचती हूँ पापा डांटते भी थे, लेकिन मुझे याद ही नहीं आया तो पापा कब डांटते थे। कई बार लगता है पापा यहाँ गलत भी करते थे पर मुझे याद ही नहीं आ रहा, हालांकि मेरे पिताजी ने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। बट ऐसा तो है नहीं मेरे साथ नहीं किया, तो मेरी बहन के साथ हुआ होगा, मम्मी के साथ हुआ होगा, भैया के साथ हुआ। मैं सोच के थक जाती थी, मुझे पापा की बुराई याद ही नहीं आती। सिर्फ मुझे लगता है वो इतने अच्छे इंसान थे, वो ये अच्छा काम करते थे, अच्छा काम करते थे, ये है। तो जुडिशियल सेपरेशन भी यही कहता है, साथ रहने पर इज्जत ना हो तो एक बालक करके देखो दोनों को, क्या पता साथ रहने की इच्छा हो जाए, फिर नहीं तो तलाक तो है ही है। देन आता है आपके पास चैप्टर नंबर 4। अब देखो, यहाँ पे आप प्रीलिमिनरी लेकर आए, फिर यहाँ पे शादी की, फिर यहाँ पे आपकी लड़ाई हुई, फिर आपने कहा तलाक तलाक तलाक, मुझे तलाक दे दीजिए। तो जाओ तुम तलाक ले लो, तुम भी क्या याद रखोगे। तो अगला चैप्टर कहता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। ये नलिटी ऑफ मैरिज वर्ड क्यों यूज़ किया? क्योंकि जब आपकी कोई मैरिज वॉइड होती है तो वॉइड हो गई, और वॉइड को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करने के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है। माना वो मैरिज वॉइड है, फिर भी कोर्ट जाना पड़ता है, कोर्ट का दरवाजा। अगर कोई मैरिज वॉइडेबल है तो वॉइडेबल को वॉइड डिक्लेयर कराना है, क्योंकि यू हैव ए ऑप्शन, तो क्या करोगे, कोर्ट जाओगे। तो इसलिए इसको नल एंड वॉइड करवाना पड़ता है। तो चैप्टर 4 कहता है नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स। हिंदी वाले यहाँ पे थोड़ा खतरनाक शब्द लिखा है, देखो आपके एक शब्द लिखा है विवाह की अकृतता, विवाह की अकृतता और तलाक तलाक तलाक। सेक्शन नंबर 11 से लेकर सेक्शन नंबर 18 तक। तो यहाँ पे आपको तलाक भी मिलेगा, यहाँ पे वॉइड मैरिज क्या होगी वो बताएंगे, वॉइडेबल क्या होगी वो 11-12 बताएगा, 13 में आपको तलाक दिलाएंगे। 13A कहता है कि आपके पास ऑप्शन है कि या तो जुडिशियल सेपरेशन ले लो या तलाक ले लो। 13B कहता है म्यूचुअल कंसेंट से ले लो। 14 कहता है शादी के 1 साल के अंदर ले सकते हैं क्या। तो 15 कहता है कि जो तलाक हो गया, ट्रायल कोर्ट यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तलाक दे दिया, बट अभी भी आपके पास अपील का प्रोविज़न बाकी पड़ा है, उस ड्यूरिंग आपने शादी कर ली तो शादी का नेचर क्या होगा, क्योंकि इसके बारे में ना तो सेक्शन 5 में कुछ लिखा हुआ है, ना सेक्शन 11 में कुछ लिखा हुआ है, और ना सेक्शन 18 में। तो फिर कैसे करोगे आप, वो कैसे पता चलेगा, तो वो बताता है हमारा चैप्टर नंबर 4। और ये जो क्वेश्चन मैंने बोला ना, नेट के एग्जाम का फिक्स पैटर्न है। सेक्शन 15 पे हर रोज क्वेश्चन आता है, उनका फेवरेट है। फिर सेक्शन 16 कहता है उनके बच्चों का क्या होता है। 17 वही आपके कहता है कि अगर आप बाल विवाह करोगे तो आपको क्या सज़ा मिलेगी। 18 कहता है कि आपकी जो क्या बोलते हैं प्रोहिबिटेड एंड सफीना मैरिज करोगे तो सज़ा भी मिलती है, आपको पता है। लेकिन अब देखो इन दिनों क्या हो रहा है, आपने एक चीज़ नोट की होगी, ये शादी वॉइड है, ये शादी वॉइड है तो क्या हो, साथ तो रह सकते हो ना, किसने मना किया। आजकल रहते हैं भतीजे और चाचा साथ रहने लग जाते, दो सगे मासी बेटे भाई बहन शादी कर लेते, साथ रह लेते। माना कि मैरिज वॉइड है, मैरिज का मतलब क्या होता है मैरिज वॉइड क्या होगा, कुछ नहीं होना है, फ्यूचर में आपको राइट्स नहीं मिलेंगे, बाकी लड़का लड़की साथ रहो, आपको कानून है ऐसा जो अलग रख सकता है ना। बस इतना है कि भविष्य में कभी उनके बीच कोई झगड़ा होता है तो वो कोई तरह का मेंटेनेंस नहीं मांग पाती है, नंबर 1। लेकिन हालांकि अब तो केसेस आ गए, वॉइड मैरिज की वाइफ भी जो है मेंटेनेंस मांग सकती है, अब तो हो गया। लेकिन यहाँ पे जो सबसे बड़ा दिक्कत वो ये है कि वो जो लड़का है जिसके साथ आप रह रहे हो वो दूसरी शादी करके आएगा, आप चैलेंज नहीं कर सकते। और वो जो लड़की है जिसके साथ आप रह रहे हो वॉइड मैरिज वाली में, वो लड़की दूसरी शादी कर लेगी, आप चैलेंज नहीं। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है,
बाकी अब तो मेंटेनेंस मिलता है। और हाँ, प्रॉपर्टी में हक नहीं मिलेगा। 2 चीज़ों में दिक्कत है शादी अगर वॉइड है तो। एक तो वो दूसरी शादी कभी भी कर सकता है, आप उसको रोक नहीं सकते, और सेकेंड उसकी प्रॉपर्टी में आपको कोई राइट नहीं मिलेगा। बाकी अब 2025 के केस लॉस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया वॉइड मैरिज की पत्नी को भी मेंटेनेंस तो मिलेगा ही मिलेगा, जब तक कि वो वाइफ रीमैरिज नहीं कर लेती, यानी वॉइड मैरिज की, या वो अडल्टी प्रूव नहीं हो जाती है, या अपनी मर्जी से अलग नहीं रह रही है। बाकी वॉइड मैरिज की पत्नी को भी मिलेगा, क्योंकि वॉइड मैरिज अब जिस ये दिखाई देने लगे लिव इन रिलेशनशिप, और लिव इन रिलेशनशिप के लिए कोई तरह का प्रोहिबिशन अभी तक तो आया नहीं है, उसमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया ही नहीं आया। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर 5 कहता है ये प्रोसीजर करते हैं, जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर। सेक्शन नंबर 19 से लेकर 28 तक, सेक्शन नंबर 19 से लेकर 28A तक, ये आपको क्या बताती है, जुरिस्डिक्शन। कहाँ जाओगे, अभी तक अपने बैरक में एक वर्ड यूज़ किया गया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, बाकी प्रैक्टिकली अपन लोग कहाँ जाते हैं, फैमिली कोर्ट में। कहाँ जाते हैं, फैमिली कोर्ट में, लेकिन यहाँ पे अपन को क्या लिखा मिलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो वो अब आई अंडरस्टूड है। आप अकॉर्डिंग टू लॉ बोलिए फैमिली कोर्ट क्या हो तो कहोगे तब भी वही आदमी है, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहोगे वही है, क्योंकि फैमिली कोर्ट का जो जज होता है वो इक्विवेलेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। जैसे अपन पढ़ते हैं NDPS एक्ट पढ़ते हैं, IT एक्ट पढ़ते हैं, ठीक है, SCST एक्ट पढ़ते हैं, तो वहाँ पे कौन मिलता है अपन को, स्पेशल जज। करप्शन एक्ट पढ़ते हैं तो स्पेशल जज किसके इक्विवेलेंट होता है, सेशन कोर्ट। तो क्रिमिनल मैटर में कभी भी हो तो सेशन कोर्ट के इक्विवेलेंट होता है, और सिविल मैटर में कभी भी स्पेशल कोर्ट होता है तो डिस्ट्रिक्ट जज के इक्विवेलेंट होता है। और इसकी फिर अपील कहाँ होगी, इसकी अपील होगी हमारे हाई कोर्ट में, सेम टू सेम। और देन लास्ट आता है आपके पास चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 कहता है मैं हूं आपका सेविंग्स एंड रिपिल्स। यहाँ से भी सवाल आता है एग्जाम में, छोड़ना कुछ नहीं होता है। एंड रिपिल्स, सेक्शन नंबर 29 से लेके 30। तो जैसा कि आपको पता चला गोत्रस की मैरिज वैलिड होती है। आजकल कई बार आता है एग्जाम में, क्योंकि सबको ये लगता है सेम गोत्र, क्योंकि अपन को क्या सीखा, जो स्मृति ने कहा मेमो 7 जनरेशन, यानी आज तक हमने 2 बातें सीखी। 7 पीढ़ी में अपना कोई रिश्ता नहीं होता है, नंबर 1, और 7 पीढ़ी तक हम इकट्ठा करके धन रखते हैं। यही सीखा स्मृति, दादा से, परदादा से, पापा से, अपन ने यही सुना है। मैंने भी यही सुना है, बचपन से यही सुना है, 7 पीढ़ी में शादी नहीं करते, जबकि ऐसा 7 पीढ़ी का कोई ऐसा रिवाज नहीं है, कानून में नहीं है। बाकी अपन तो छोड़ते हैं, अपन आज भी छोड़ते हैं। अपन तो सेम देखो, जब मुस्लिम लॉ पढ़ेंगे अपन, तो मुस्लिम लॉ में क्या होता है, वो तो सब लोग शादी करते हैं, वहाँ तो मामा बुआ के बच्चे भी शादी करते हैं। अपन लोग ये सोचते हैं कि भाई जितना जनरेशन आप चेंज करोगे उतनी आपके क्या, वो तो बायोलॉजिकल थिंग्स सोची जाती है, जेनेटिक्स चीज़ों को सोचते हुए इन चीज़ों को अपन दूर रखते हैं। बाकी ऐसा कुछ नहीं है, एक पुरुष एक महिला होनी चाहिए शादी करने के लिए, और तो क्या चाहिए, कोई नहीं चाहिए। बट जेनेटिक चीज़ों से दूर होने के लिए हम इन सब चीज़ों को देखते हैं, बाकी ऐसा कुछ होता है नहीं। तो आपका आता है सबसे पहले टोटल, इसका नाम हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है, इसका एक्ट नंबर 25 है, इसका सिग्नेचर 18 मई 1955 को हुआ था। इसके अंदर टोटल चैप्टर कितने 6 हैं, टोटल सेक्शन इसके अंदर 30 है। इसका एक्सटेंड होल ऑफ इंडिया में कब से हुआ है, 31 अक्टूबर 2019, पहले नहीं था। और इसमें सिग्नेचर, इसका कमेंसमेंट सब कुछ 18 मई को हो गया था। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ प्रीलिमिनरी, 1 2 का 4। चैप्टर 2 कहता है मैं हूँ हिंदू मैरिज 5 से लेकर 8। चैप्टर नंबर 3 कहता है कॉन्जुगल राइट्स एंड जुडिशियल सेपरेशन 9 to 10। चैप्टर नंबर 4 कहता है कि भैया नल एंड क्या बोलते हैं, नल एंड वॉइड करा दीजिए मैरिज को। और 7 कहता है डाइवोर्स 13 से लेकर 28A, नहीं सॉरी क्या कहते हैं आपके पास, तीसरा कहा लगे चैप्टर रजिस्ट्रेशन करा दी 9 to 10। चौथा आपका आता है नल एंड वॉइड की बात होती है 11 से 18। और चैप्टर नंबर 5 कहता है मैं हूँ जुरिस्डिक्शन आपका, मैं हूँ आपका प्रोसीजर, जो बात करता है 19 से 28A। और चैप्टर नंबर 6 कहता है मैं हूँ सेविंग्स एंड रिपिल्स। जनरली आप जब भी कानून पढ़ते हो तो आपको लास्ट चैप्टर मिसलिनियस दिखता है, लेकिन सेविंग्स और रिपिल्स भी आता है। रिपिल्स ये उससे पहले जो कुछ चल रहा था उसको हटा दो, और सेविंग्स का मतलब ये हर जगह मिलेगा आपको। सेविंग्स का मतलब ये कानून कहाँ अप्लाई नहीं होगा। अब इसमें तो चैप्टर दे दिया पूरा का पूरा, ठीक है, लेकिन आप जब जाके पढ़ोगे BNSS तो वहाँ सेक्शन 5 दिया हुआ है। जब आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ोगे तो सेक्शन 1 सबसेक्शन 6 दिया हुआ है। जब आप CPC पढ़ोगे तो सेक्शन 4 दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपके पास, जब आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे, पहला ऐसा एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जिसके सेक्शन 1 में ही दिया हुआ है। तो ये सेविंग्स आपको जनरली सब जगह मिलेगा, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 2 बार सुनिएगा, उससे क्या होगा, इसकी कहानी पता रहेगी आप, क्योंकि आपने कॉलेज में पढ़ा, बहुत साल पहले पढ़ा, कॉलेज में पढ़ा तो आपको याद भी नहीं कि सेक्शन से ऐसा कुछ था, क्योंकि उस समय वही किताबें पढ़ते थे या पासबुक पढ़ते थे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सेक्शन नंबर 1 से लगा के 4 तक, तो इतनी रीडिंग करके आइएगा, ठीक है।
चलिए, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो पूछो।